हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, कल की क्लास पे हमने ये बताया था आप लोगों को कि भौतिक विज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा के बारे में आपको बताया था। एक बार फिर से इसको मैं दोहरा देता हूँ। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली भौतिक परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब उसी क्रम में थोड़ा हम आधुनिकता की ओर आगे बढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले आपको जानना चाहिए द्रव। द्रव से तात्पर्य आप जानते हैं पदार्थ, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान जो स्थान घेरे उसको हम क्या कहते हैं, द्रव। द्रव का उदाहरण जैसे लोहा, लोहे की कोई भी वस्तु है वो एक स्थान घेरती है तो उसको हम द्रव कहेंगे। जल, जल भी स्थान घेरता है इसलिए हम क्या कहेंगे, जल भी द्रव है। इसी प्रकार से वायु, वायु बच्चों वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन इतना हमें जानते हैं कि वायु भी स्थान घेरती है। गुब्बारे में जब हवा भरी जाती है तो गुब्बारा फूल जाता है, वायु भी स्थान घेरने के कारण। इसलिए हम क्या कहेंगे, लोहा, जल, वायु, पेड़ पौधे, कुर्सी, मेज, पत्थर, ये सब क्या है, द्रव। उसी श्रेणी में बच्चों आगे बढ़ते हैं तो आगे आप लोग जानिएगा ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा का तात्पर्य आप लोग जानते हैं, ऊर्जा से तात्पर्य कार्य करने की क्षमता। कोई भी वस्तु जो कार्य कर सकती है हम ये कहते हैं कि उसके अंदर ऊर्जा निहित है तभी वो कार्य कर पा रही है, बिना ऊर्जा के कार्य संभव नहीं है। ऊर्जा भी दिखने वाली कोई विषय वस्तु नहीं है जो हमें ऊर्जा दिखाई दे, लेकिन जब भी कार्य हो जाता है किसी स्थान पर तो हम ये मानते हैं कि उस स्थान पर ऊर्जा के कारण ही कार्य हुआ है। ऊर्जा दिखाई नहीं पड़ती लेकिन ऊर्जा के कई अलग अलग प्रकार हैं, कई अलग अलग रूप हैं और ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है जिसे हम कहते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। कुछ ऊर्जाओं के बारे में हमको आपको बता देते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ये जो अलग अलग ऊर्जाओं के प्रकार हैं और प्रत्येक ऊर्जा कार्य कर सकती है लेकिन ऊर्जा दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन जब भी कार्य हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर ऊर्जा है और ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। तो बच्चों, प्रारंभ में वैज्ञानिकों का विचार था कि द्रव अलग विषय वस्तु है और ऊर्जा अलग विषय वस्तु है, द्रव और ऊर्जा का आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन बाद में बच्चों एक वैज्ञानिक थे जिन्हें हम कहते हैं आइंस्टीन। इनका नाम आप सभी लोगों ने पहले भी सुना होगा। उन्होंने एक समीकरण प्रतिपादित किया जिसे हम कहते हैं आइंस्टीन का द्रव ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या कहता है कि जो द्रव है और ऊर्जा ये कोई अलग राशियां नहीं है, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी द्रव को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो उन्होंने एक समीकरण प्रतिपादित किया जिसे कहा गया आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो इस समीकरण के बारे में जानते हैं कि यह समीकरण क्या कह रहा है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ये कहता है, द्रव्यमान ऊर्जा या फिर द्रव ऊर्जा समीकरण दोनों एक ही चीज है। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ये कहता है कि यदि किसी भौतिक परिघटना में द्रव्यमान में क्षति डेल्टा एम हो जाए, यानी ऐसी घटना हो रही है जिसमें प्रारंभिक द्रव्यमान और घटना के बाद के द्रव्यमान यानी अंतिम द्रव्यमान में अंतर आ जाए, तो जो अंतर आता है उसे को हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। तो किसी भौतिक परिघटना में द्रव्यमान में क्षति डेल्टा ई हो जाती है, द्रव्यमान में क्षति डेल्टा एम हो जाती है, तो जो प्राप्त ऊर्जा डेल्टा ई होती है वो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के इक्वल होती है। अब दिमाग में आता है कि डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति हो गई, डेल्टा ई प्राप्त ऊर्जा हो गई, तो सी क्या है, तो जहां सी होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल। अब इस आधार पर बच्चों भौतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषा आ जाती है। भौतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषा ये कहती है कि भौतिक विज्ञान
का विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव, ऊर्जा, उनकी अन्योन्य क्रियाओं, अन्योन्य से तात्पर्य होता है बच्चों पारस्परिक, यानी द्रव का द्रव से, ऊर्जा का ऊर्जा से क्रिया, तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों ये भौतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषा हो गई। इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। ये भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव, ऊर्जा, उनके अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ये भौतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषा है। प्रारंभ में जो परिभाषा है उसमें प्रकृति एवं प्रकृति के परिघटनाओं के बारे में बताया जाता है। ये आधुनिक परिभाषा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से निकल कर के आया। अब इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में वीडियो पुश करके देख लीजिएगा, इसको लिख लेना आपको। ये भौतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषा है। अब इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि भौतिक विज्ञान इतना बड़ा विषय है तो उस विषय की कितनी शाखाएं या फिर कितने उप विषय हैं, तो उनके बारे में आपको जानना है। तो उसे हम कहते हैं भौतिकी का कार्यक्षेत्र। भौतिकी का कार्यक्षेत्र। भौतिकी का कार्यक्षेत्र। तो बच्चों ये दो भागों में बढ़ गया। एक होता है स्थूल। स्थूल से तात्पर्य होता है बच्चों ऐसी वस्तुएं जिनका आकार बड़ा हो, जो आसानी से दिखाई पड़े। तात्पर्य ग्रह, तारे, पृथ्वी पर स्थित वस्तुएं, ये सब वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं स्थूल। स्थूल से तात्पर्य होता है जिनका आकार बड़ा हो, जिनको स्पष्ट रूप से हम देख सके। और दूसरा भाग इसका हो गया बच्चों सूक्ष्म। सूक्ष्म से तात्पर्य होता है बच्चों ऐसी वस्तुएं जिनका आकार बहुत ही छोटा हो, जिनको हम साधारण तरीके से हम देख ना सके। जैसे अणु हो गया, परमाणु हो गया, वो सब आ गए सूक्ष्म के अंतर्गत। तो स्थूल भौतिकी के नियमों की व्याख्या की जाती है क्लासिकल फिजिक्स से। यानी स्थूल भौतिकी के जो नियम होते हैं उनके लिए भौतिक विज्ञान के जो नियमों का प्रयोग किया जाता है वो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है। ऐसे सूक्ष्म भौतिकी है, उसके लिए हम क्वांटम फिजिक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? अब इस आधार पर आप समझिएगा भौतिकी का कार्यक्षेत्र दो भाग में, एक हो गया स्थूल, एक हो गया सूक्ष्म। स्थूल भौतिकी के नियमों की व्याख्या के लिए क्लासिकल फिजिक्स है और सूक्ष्म भौतिकी के नियमों की व्याख्या करने के लिए क्वांटम फिजिक्स। इन सब के बारे में हम आगे भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब स्थूल भौतिकी का पहला उपविषय आ जाता है बच्चों यांत्रिकी। यांत्रिकी को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों मैकेनिक्स, जो ये शब्द बना है मशीन। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मशीनों के द्वारा किए गए कार्य, उनकी संरचना, उनकी गति के बारे में अध्ययन करें, वो सब किसके अंतर्गत आता है? यांत्रिकी के अंतर्गत। ऐसा दूसरा उपविषय आ जाता है ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण या फिर अन्य ऊर्जाओं का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, वो सब ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आता है। जैसे फ्रिज की, रेफ्रिजरेटर की कार्य प्रणाली हो गई, एसी हो गया, और आपका भाप इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सब ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आता है। भाप इंजन में क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा को ही तो गति ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऐसे पेट्रोल इंजन में भी। तो ऊष्मागतिकी के अंतर्गत बच्चों क्या पढ़ेंगे? ऊष्मीय ऊर्जा का अन्य ऊर्जा में रूपांतरण या फिर अन्य ऊर्जाओं का
उसी ऊर्जा में रूपांतरण और इन सिद्धांतों पर आधारित उपकरणों के बारे में। तीसरा आता है दोलन एवं तरंगे, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणुओं के दोलन, अणुओं के कंपन, वस्तुओं के कंपन, इन सब के बारे में, और तरंगों का संचरण, जैसे तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तरंगों के संचरण, तरंग का एक प्रकार होती है ध्वनि, ध्वनि का संचरण, इन सब के बारे में जिस शाखा में आता है उसको हम कहते हैं दोलन एवं तरंगे। चौथा बच्चों आ जाता है प्रकाश की, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के नियमों का अध्ययन करें, जैसे प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, और भी कई परिघटनाएं जैसे व्यतिकरण हो गया, विवर्तन, इन पर आधारित उपकरणों के बारे में जब हम पढ़ते हो किसके अंतर्गत आता है, प्रकाशिकी के अंतर्गत। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्रकाशिकी के अंतर्गत। इसके बाद आएगा बच्चों विद्युत गति। भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत हम पढ़ाई करते हैं विद्युत, आवेश, चुंबक, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं और इन पर आधारित उपकरणों के बारे में। जैसे कोई आवेश किस प्रकार से किसी चुंबकीय क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में गति करता है, इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाता है। इनके लिए अलग अलग नियम भी आते हैं। अब ये 5 शाखाएं बच्चों आपके हो जाती हैं स्थूल भौतिकी के अंतर्गत। अब सूक्ष्म भौतिकी में आता है आपका आणविक भौतिकी, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अणुओं की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, आणविक भौतिकी के अंतर्गत। ऐसे ही आपका आ जाता है परमाणु भौतिकी, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम परमाणु की संरचना, उनकी गति, उनके कण के बारे में जानकारी करेंगे। परमाणु के बारे में विस्तृत अध्ययन करना परमाणु भौतिकी के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद आता है नाभिकीय भौतिकी, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणुओं के नाभिक के बारे में, उनकी संरचना के बारे में जानकारी मिलती है, उनको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय भौतिकी। बस आज बच्चों इतना ही। आज के टॉपिक के आज जो मैंने पढ़ाया है उसके आधार पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा। उस क्वेश्चन को आप कर करके, और आज ही मतलब 2 बजे मैं वीडियो डालूंगा, मतलब पढ़ जाएगा आपका, और इसका जो होमवर्क मिलेगा वो कर करके अपनी कॉपी में सब लोग दिखाएंगे हमें। बस आज के लिए